नमस्कार साथियों, जी सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दूसरी वीडियो देखते हैं। चलिए, तो दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद, तुगलक। तो आपको पता है पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, इसके बाद हुई है खिलजी वंश की, इसके बाद तुगलक वंश की, इसके बाद सैयद वंश की और इसके बाद लोधी वंश की। और ये हुई है 1206 में, और खिलजी वंश की हुई है 1290 में, और तुगलक वंश की हुई है 1320 में, और सैयद वंश की हुई है 1414 में, और लोधी वंश की 1451 में। ठीक, इनके अनुसार क्रम लगा सकते हो। तो हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, एक दो तो सही है, और तुगलक वंश तीसरा है, तो इसमें 5वें पे कर दिया है, तो 125 वाला यानी बी ऑप्शन सही है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जी के का सही लगाओ। चलिए अगला देखते हैं। और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने, और सैयद वंश की खिज्र खान ने, लोधी वंश की बहलोल लोधी ने। चलिए अगला देखते हैं। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना। ठीक है, ये हमारा आपको पता है कि राजपूत हैं, अनेक गुटों में विभाजित थे, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और आपको पता है कि भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्थाओं में विभाजित रहा है हमेशा से। तो ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी सही है, यानी उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतने हमारे भारत में विकसित नहीं थी। और भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। आपको पता है कि जो राजपूत राजा थे वो तो आपस में ही लड़ा करते थे, तो शांति कहाँ हो सकती और अहिंसा कहाँ हो सकती? तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3। 1 2 3 वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं। चलिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? अब ये शाहरुख कौन है? तो शाहरुख तैमूरलंग का लड़का है। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली की सत्ता वो खिज्र खां को सौंप के चला गया। तो खिज्र खां ने यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। तो खिज्र खां तैमूरलंग के लड़के शाहरुख को एक धन भेजा करता था। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। और आपको पता है सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की है, और इसको 6 में राजधानी बनाया है। चलिए अगला देखते हैं। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी सही है। आपको पता है कि उन्होंने गुरु के मरने के एक दिन बाद ही अपनी भी समाधि ले ली थी। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। ये भी सही। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3 चारों सही हैं। तो ये वाला देखो, अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन का लड़का था उसके दरबार से की थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? देखो, प्रथम तुर्क आक्रमण ये किया था गजनवी ने, लेकिन जो दूसरा है वो किया है गौरी ने। ठीक, और गौरी ने कहाँ पर किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। आपसे कोई पूछ ले गौरी का प्रथम आक्रमण कौन सा? 1175 ईस्वी मुल्तान पर। तैमूरलंग ने 1398 में किया है। ठीक, अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का था। ठीक,
देखो मोहम्मद गौरी का जो पिता था अलाउद्दीन हुसैन शाह था। ठीक, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और एक का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ही आगे चलकर गौरी कहलाया। ठीक, अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखो मोहम्मद गौरी का शहाबुद्दीन भी नाम था, मोहम्मद बिन शाम यानी कि पूरे नाम है, मुइजुद्दीन भी। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे सभी, यानी इनमें से सभी नाम मोहम्मद गौरी के हैं। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से भारत आया था। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो अभी बताया था, मुल्तान पर किया था 1175 में, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय, और जिसकी माता थी नायका देवी। ये युद्ध का जिम्मा संभाल रही थी। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, यानी विवाद का कारण क्या था? तो भटिंडा जो तबरे हिंद है, जो आज के समय पंजाब में पड़ता है, यही कारण था इनकी बीच युद्ध का। अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? ठीक, मोहम्मद गौरी का मुल्तान पर हालांकि जीत जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध तो हार ही जाता है, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसमें क्या गौरी जीत जाता है, और किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को। ये कब होता है? तराइन का 1192 ईस्वी में। हालांकि इस युद्ध के लिए जो जयचंद हैं, गहड़वाल वंश, कन्नौज के राजा गहड़वाल वंश के, इन्होंने गौरी को आमंत्रित किया था। चलिए, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ये तृतीय थे, इसका भी ध्यान रखना, तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्हें ही राय पिथौरा भी कहते हैं। अगला देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखो, जयचंद ने गौरी को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो दो आक्रमण हुए थे 1191 में और 1192 में। 91 और 92 में ये दोनों आक्रमण तराइन के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ये तराइन का प्रथम, ये तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तो 1194 में जयचंद के साथ भी एक युद्ध करता है, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और चंदावर का युद्ध है, ये यूपी में फिरोजाबाद के नज़दीक हुआ था। फिरोजाबाद, FZD। ठीक, अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण है वो पंजाब के गोखरों के विरुद्ध था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? आपको पता है, गौरी जब आया था भारत में तो वह तो दिल्ली तक के क्षेत्र हैं जो गौरी ने जीते थे, लेकिन जो उसके साथ आया था बख्तियार खिलजी, इसी ने पूर्वांचल की विजय की थी, यानी पूर्वी भारत की विजय बख्तियार खिलजी ने की थी। और इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय भी ध्वस्त किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बख्तियार खिलजी वाला। ठीक, अगला देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो, गौरी जब आया था, गौरी ने यहाँ के क्षेत्रों को जीता, और ये अब इसके 3 गुलाम थे। गौरी के जो गुलाम थे वो 3 गुलाम थे, ऐबक, एलदूज और कुबाचा। तो भारत का जो जीता हुआ क्षेत्र है वो ऐबक को सौंपकर
वापस चला जाता है। और जब गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, तब जाकर ऐबक भारत में मुस्लिम राज्य की, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम था, तो गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक, और अपनी राजधानी बनाता है ऐबक लाहौर को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐबक। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण किया था, तो उससे पहले गुजरात पर आक्रमण किया था। तो गुजरात से के राजा भागकर देवगिरी के यहाँ पहुँच गए थे, तो इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर भी आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी उस समय जो राजा थे वो रामचंद्र देव थे। अगला देखते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए लिखा है? तो देखो, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। आपको पता है इल्तुतमिश और बलबन तो खलीफा की सत्ता में विश्वास करते थे, यानी इस्लाम धर्म में विश्वास करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक बात कहता था कि बेशक हमने किताबें या कुरान ना पढ़ी हो, पर हमने अनुभवों की पाठशाला में बहुत कुछ सीखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से वह धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखता था। जबकि हमारा गुलाम वंश है, उसमें धर्म और राजनीति साथ साथ चलते थे। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने भी 1229 में खलीफा से खिलियत पत्र प्राप्त किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौधरी, यानी इसको खूत मुकद्दम चौधरी भी कहते हैं। ठीक, ये खूत मुकद्दम चौधरी, ये क्या, ये राजा और यानी किसान, इनके बीच की एक कड़ी हुआ करता था चौधरी, और ये राजस्व वसूला करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खूत मुकद्दम चौधरी का पद समाप्ति कर दिया था, और जो इनकी जो भूमि दी थी वो भी इनसे वापस ले ली थी। अगला देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर लंग के आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, और उस समय तुगलक वंश सत्ता में था। तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी, और किसने की थी? खिज्र खान ने। कब? 1414 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। अब इसी के समय क्यों थे? क्योंकि जो मोहम्मद तुगलक है MBT, इसने योग्यता को पैरामीटर बनाया था कि कोई व्यक्ति अपने पद पर योग्यता के अनुसार ही बैठेगा। लेकिन FST ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसने सेना के पदों को वंशानुगत कर दिया। और जब वंशानुगत कर दिया, और इसने यहाँ तक कि कह दिया अगर कोई सैनिक किसी कारणवश ड्यूटी पर नहीं आ पाता है तो वह अपने स्थान पर किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है। तो इसी कारण से एक तो वंशानुगत कर देना, दूसरा उसके बदले कोई भी आ जाना। तो सबसे अधिक गुलाम इसी के समय थे, 1,80,000। आपसे पूछ ले कितने थे, तो 1,80,000 गुलाम इसी के समय थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक, यानी सी। देखो, इसने बेरोजगारों के लिए एक रोजगार ब्यूरो विभाग भी खोला था। रोजगार ब्यूरो विभाग की स्थापना इसी ने की थी। ठीक, इसने दीवान बंदगान की भी स्थापना की थी। दीवान बंदगान यानी इसको कहते हैं दास विभाग की भी स्थापना की थी। ठीक, अगला देखते हैं, चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। तो देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था, और बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था। ठीक, अगला देखते हैं,
तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासरी पुस्तक है, उसके लेखक मिनाजुद्दीन सिराज हैं। ऑप्शन सी। अलबरूनी किताब का नाम है किताब-उल-हिंद, और जबकि जियाउद्दीन बर्नी की किताब है तारीख-ए-फिरोजशाही। चलिए अगला देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसने अलाई दरवाज़ा के साथ साथ सीरी का किला और हजार खंबा महल भी निर्माण कराया है। ठीक, हजार खंबा महल। अगला देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपना बनाया था लाहौर को बनाया था। इसी कारण से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ऐबक ने तो राजधानी दिल्ली को बनाया ही नहीं कभी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली को बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे चार, जिनको चार खान कहते थे, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उल्लूग खां। ठीक, लेकिन इसमें एक और शामिल था जिसे मलिक काफूर कहते हैं। ये गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, और इसने गुजरात में जो भी विजय अलाउद्दीन खिलजी ने की है उसमें मलिक काफूर की काफ़ी योगदान है। तो इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मारा गया था वो मारा गया था जफर खां। चलिए अगला देखते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। देखो, बन्नी की पुस्तक का नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। गुलबदन बेगम ने जो रचना की है वो हुमायूं नामा की है। चलिए अगला देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि कहते हैं राज की भूमि। राज की भूमि का मतलब है सरकारी भूमि, और सरकार उस समय किसकी चला करती थी? राजा की चला करती थी, और वो राजा था अलाउद्दीन खिलजी यानी A.K। इसने क्या किया, जो भी सरकारी कर्मचारियों को जगह दे दी गई थी सरकार की तरफ से, जैसे खूद मुकद्दम चौधरी को दे दी गई थी, वो भूमि बिना राजस्व की भूमि होती थी, उससे सरकार को कोई भी राजस्व नहीं आता था। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने खूद मुकद्दम चौधरी के जो विशेष अधिकार थे वो समाप्त कर दिए और उनसे भूमि वापस ले ली। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी अधिकारियों से भूमि वापस ले ली और राज की भूमि में शामिल कर दी। इसी कारण से वो भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय अधिक हो जाती है। तो किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अमीर कोही, जिसे कृषि विभाग भी कहते थे, दिल्ली सल्तनत में नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था MBT द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण भी कहते हैं, इसे धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो बादशाह था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो जब जहाँ भी शिक्षा होती है वहाँ तार्किकता या बौद्धिकता तो होती है। इसने कृषि विकास में सुधार के लिए एक विभाग जिसे आमीर कोही यानी कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के उसमें काफ़ी योगदान दिया। अगला देखते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में, और उस समय जो शासन चल रहा था तुगलक वंश का, उसका राजा था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है, ये किया है तुर्कों ने, और तुर्कों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो हुआ है सरवन अभिलेख में। सरवन अभिलेख में आपसे पूछ लेता है कि तुर्कों का सर्वप्रथम अभिलेख किस अभिलेख में उल्लेख हुआ है? तो सरवन अभिलेख में होगा। चलिए अगला देखते हैं। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था, और आपको पता है इल्तुतमिश ने
जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, इसने एक जीतल और टंका चलाया था। जीतल हुआ करता था तांबे का और टंका हुआ करता था चांदी का, जो 175 ग्रैन का था। पूछ लेता है कितने ग्रैन का था, 175 का। तो जीतल और टंका है। जीतल कितने, 2 पे और 4 पे, 24 जिस किसी में है, 2 4 ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। देखो, जो तुगलक वंश का प्रथम शासक बनेगा वो तुगलक वंश का संस्थापक होगा। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम गाजी मलिक था। और गाजी की इसने उपाधि धारण की थी, वो इस कारण से की थी कि इसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल कर दिया था। इसी कारण से इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए अगला देखते हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का विवरण दिया इब्न बतूता ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कहाँ का था, मोरक्को का था। मोरक्को का। मोरक्को किस महाद्वीप में आता, तो अफ्रीका महाद्वीप में। आपसे पूछ लिया किसके समय भारत आया था, तो एमबीटी के समय भारत आया था। एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय। चलिए अगला देखते हैं। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ये किया था 1398 ईस्वी में। और यहाँ का क्षेत्र खिज्र खां को सौंप कर चला जाता है। तो खिज्र खां दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 ईस्वी में। अगला देखो। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बलबन को हम बहाउद्दीन भी एक नाम है बलबन का, वाहुद्दीन। मूल नाम बहाउद्दीन है। उलूग खां भी बलबन को कहते हैं। बलबन ने अपने आप को 2 टाइटल भी दिए थे, नियामत खुदाई। नियामत खुदाई ये बलबन ने अपने आप को कहा था। ठीक। जिले इलाही भी बलबन ने अपने आप को कहा था। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है तो एक जोश में आ जाता है और वह सत्ता पर बैठ जाता है। तो जोश में आने के कारण ये 2 अनाउंस करता है कि हम पूरे विश्व को जीतेंगे, और दूसरा करता है कि हम अपना एक नया धर्म चलाएंगे। लेकिन परंतु इसके जो सेनापति था फखरुद्दीन, वो मना करता है कि अभी तो आप भारत को जीत लो, उसके बाद विश्व को जीतने की बात करना। तो इस कारण से वो त्याग देता है। और ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा था। ठीक। जब धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा था, इसी के समय दिल्ली के जो अमीर हुआ करते थे, अमीर वर्ग, ये भी प्रभावशील हो गए थे। और इसने उलेमा कहते हैं धर्मगुरुओं को। इस्लाम में जो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु होते हैं उसको उलेमा कहते हैं। इनके प्रभाव को नकार दिया था। इसने खलीफा की सत्ता में भी विश्वास नहीं किया था। ऑप्शन हो जाएगा वी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। ये कथन बदायूं ने कहा है एमबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसको विरोधाभासों का मिश्रण भी कहते हैं। आपको पता है एमबीटी ने कुछ कार्य किए और उनको वापस ले लिया, जैसे राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और वह कुछ समय बाद वापस ले लेता है और वापस दिल्ली बना लेता है। इसके बाद एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाता है, फिर उसको वापस ले लेता है। तो इसी कारण से विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं और इसे रक्त पिपासु भी कहते हैं। अगला देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात
यानी दान विभाग स्थापित किया तो वह था। दान विभाग की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। इसने दीवाने बंदगान, जिसे दास विभाग कहते हैं, दास विभाग की भी स्थापना की थी। इसने लड़कियों के विवाह के लिए भी एक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण बताया गया है? ये बताया गया है सितार को। और सितार वो किया था अमीर खुसरो ने। यह सितार के जो जनक हैं या पिता अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा के पटियाली में। ठीक, एटा पड़ता है यूपी में। तो आज हमने 44 क्वेश्चनों को पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।